बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद रज़ा मीर। सर मेरी ये वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कैफ 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास पेपर में कोई 35 दिन के करीब रह गया, 35 डेज़ के करीब रह गया, और सबसे पहला पेपर जो है वो कैफ का 17 अगस्त को जो होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यानी कैफ 1 का होगा। अच्छा, हमारे पास जो 35 दिन रह गए, इन 35 दिनों में एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन किया जा सकता है, और अगर किसी के 8-10% क्लासेस रह गई हैं तो वो भी इन दिनों में कवर हो सकती हैं आराम से। ठीक है जी। इस वीडियो के तवस्सुत से मैं 4 चीज़ों पे आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले सर पेपर के पैटर्न पे आपको गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कैफ का पहला पेपर होगा और रिटर्न पहला पेपर होगा उनका, क्योंकि वो पीआरसी में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर देकर आ रहे हैं। तो आई कैप के पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ख़ास तौर पर FAR 1 का यानी कैफ 1 का पेपर कैसे होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का, इसमें एमसीक्यूज होंगे, छोटे क्वेश्चंस कितने होंगे, बड़े क्वेश्चंस कितने होंगे, तो पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, डिटेल्ड एनालिसिस मैं सिलेबस का आपके सामने रखूंगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से एरिया कितने कितने मार्क्स के लिए डेजिग्नेटेड है। ठीक है जी। फिर मैं आपको एक रिवीजन प्लान दूंगा, एक कॉम्प्रीहेंसिव ऑल राउंड रिवीजन प्लान। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको सवालात कौन कौन से करने और किन किन टॉपिक्स में किन एरियाज को आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके, एक ऑल राउंड तैयारी हो सके। फिर सर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा जो आपने अगले 35 दिनों में रिलीजियसली फॉलो करनी है। ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेके हम सबसे पहला कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन का, एंड दैट इज पेपर पैटर्न। सर हमारे पेपर के 2 हिस्से हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास सर एमसीक्यूज और छोटे सवाल टेस्ट होते हैं। देखिए, इसके डेजिग्नेटेड मार्क्स तो 45 से 55 है, लेकिन आम तौर पे एग्जामिनर यहाँ से 50 नंबर टेस्ट कर लेता है। 50, 51, 52 इसी रेंज में टेस्टिंग कर रहा होता है, जिसमें 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और हमारे पास 5 छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आम तौर पे क्वेश्चंस के नंबर 5 से लेके 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी क्वेश्चन के इन छोटे सवालों में 10 नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। फिर हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आमतौर पे इस 3 लॉन्ग क्वेश्चन के भी 50 मार्क्स होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है वो 1 आध नंबर 2 नंबर कम कर देते हैं। ऐसे 48 नंबर का रखता है, 52 नंबर का जो है वो सेक्शन ए रख देता है और 48 नंबर का सेक्शन बी रख देता है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि दोनों सेक्शन 50-50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है जी। यानी इफेक्टिवली 3 सवाल यहां से आ गया हमारे पास। ठीक है जी। 5 छोटे क्वेश्चन आ गए और 10 हमारे पास जो है वो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। सर अगर हम अपने सिलेबस को देखें ना, तो सिलेबस में हमारे पास 2 किस्म के टॉपिक्स हैं। ठीक है जी। टोटल 13-14 टॉपिक्स हैं और 2 किस्म के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स के आगे एग्जामिनर ने लिखा है टेस्टिंग लेवल 1। ठीक है जी। और कुछ टॉपिक्स में सिलेबस में लिखा है टेस्टिंग लेवल 2। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक है जी। और ये जो T2 जिस टॉपिक के आगे लिखा हुआ है सिलेबस में, उससे मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है। अब देखिए, जिससे 20 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है ना, तो एग्जामिनर इससे एक बड़ा सवाल भी बना सकता है 20 मार्क्स का, अप टू 20 मार्क्स, और इससे छोटा सवाल भी बन सकता है 7-8 नंबर का। तो वो एरियाज जो T2 में आ रहे हैं उनसे छोटा सवाल भी बन सकता है, बड़ा सवाल भी बन सकता है। लेकिन जो एरिया T1 में आ रहे हैं सर, जिनके मैक्सिमम नंबर 8 हैं, तो आमतौर पर लोगों के जहन में ये होता है कि इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा, ये छोड़ के मत जाइएगा इस आसरे में कि इससे छोटा सवाल ही बनेगा। एग्जामिनर करता क्या है, आमतौर पे वो 2-3 टॉपिक्स में लाता है और एक 20 नंबर का सवाल उठा के पूछ लेता है। उसमें कुछ नंबर टॉपिक 1 के होते हैं, कुछ टॉपिक 2 के होते हैं, कुछ टॉपिक 3 के होते हैं। यानी से बोरोइंग कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट है, और मिसाल के तौर पर जो है वो एक IAS 40 डाल दें, तो ये 3 टॉपिक से सवाल आ जाएंगे। अब इंडिविजुअली देखा जाए तो सर ये 8-8 नंबर के टॉपिक है सिवाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। लेकिन अगर कोई बंदा बोरिंग कॉस्ट का एरिया छोड़ के चला गया तो वो सवाल बगैर बोरिंग कॉस्ट के सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो एक चीज भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, इस आसरे छोड़ के मत जाइएगा कि इससे 8 नंबर का सवाल टेस्ट होगा, चलो यार 8 नंबर छोड़ देने को टेंशन नहीं है। नहीं, वो किसी बड़े सवाल का पार्ट बन के आ जाएगा, और बड़े सवाल के पार्ट का मतलब ये कि उसमें कुछ मार्क्स, उस 8 नंबर तक के मार्क्स उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो सवाल बना हुआ ऐसे होगा कि अगर आपने उस टॉपिक की तैयारी नहीं की हुई तो शायद आप सवाल पूरा का पूरा खराब करके आ जाएं, गलत करके आ जाएं, उसमें बड़ी गलतियां कर दें। तो खुदारा ये 35 दिन पड़े में एक सिंगल टॉपिक भी आपने छोड़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है जी। अब हम जरा बात करते हैं जनाब डिटेल्ड में अपने सिलेबस के बारे में कि हमारे सिलेबस में कितने एरियाज हैं, उनके मार्क्स क्या क्या हैं और सर उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स को आपने डिटेल में देख के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे सामने सिलेबस इन डिटेल मौजूद है कैफ 1 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का। हम अपने एंटायर सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला हिस्सा है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। 30 से 40 नंबर हैं इसके, इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसके मैक्सिमम नंबर 8 हो सकते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का जो है वो सिलेबस इसके अंदर मौजूद है। सर अगर मुझसे को पूछे कि इस अटेम्प्ट में इसको कैसे तैयार करूं तो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेमवर्क जरूर करके जाइएगा, क्योंकि देखें इस तीनों में से कोई 2 टॉपिक्स तो जरूर टेस्ट होने, ठीक है जी। क्योंकि 30 से 40 नंबर का जो डेजिग्नेटेड एरिया है सर, इसमें से 2 क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं। तो फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इससे 7-8 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है। लॉन्ग में मेरे हिसाब से एनपीओ टेस्ट हो सकता है। देखिए अगर आप एनपीओ की तैयारी करेंगे ना, फाइनल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोज एनपीओ का एक सवाल करें, रोज एनपीओ का एक सवाल करें, ठीक है जी। एनपीओ से एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। अगर आप एनपीओ की तैयारी करेंगे फाइनल अकाउंट्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक जैसे ही टॉपिक है दोनों, ठीक है जी। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स अगर टेस्ट हुआ तो मेरे हिसाब से सर इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, जिसमें शायद सिर्फ पीएनएल बनाने को दे दिया जाए या सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को दे दी जाए, दोनों में से कोई एक चीज बनाने को दे दी जाए। लेकिन याद रखिएगा इस एरिया से 30 से 40 नंबर डेजिग्नेटेड हैं, इसके टेस्ट हो सकते हैं। अगर 30 भी टेस्ट होते हैं ना सर, तो कम से कम 2 सवाल यहां से टेस्ट होने चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से एनपीओ की अच्छी से तैयारी करके जाइएगा, ये लॉन्ग में टेस्ट हो सकता है, फाइनल अकाउंट जो है वो शॉर्ट में टेस्ट हो सकता है। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये हो सकता है कि फाइनल अकाउंट्स दोबारा आ जाए 20 नंबर का। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी एनपीओ की तैयारी अच्छी है तो फाइनल अकाउंट्स आराम से कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप फाइनल अकाउंट्स के कुछ सवाल कर लें, एनपीओ को डिटेल में करके चले जाएं, फाइनल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा इसके अंदर। डन। सर हमारे पास जो सिलेबस का सेकंड पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज। 30 से 40 नंबर इसके लिए एलोकेट किए गए सिलेबस में। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं और इन 4 में से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे पोटेंशियली लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। लास्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टेस्ट हुआ है 15 नंबर का, ठीक है जी। आईए सेट मिला के उसके साथ टेस्ट हुआ है। अच्छा, मेरे हिसाब से सर ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे सर एक अच्छा तगड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक पे टेस्ट हो सकता है शायद, ठीक है जी। तो इन दोनों पे तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग शायद टेस्ट हो जाए। और सर ऊपर हमारे पास जो 2 एरियाज है ना, इन दोनों को तैयार इस तरह करके जाना कि शायद इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो या एक सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि इनसे एक लॉन्ग टेस्ट हो जाए, नीचे वाले को 2 को जो है वो ना छेड़ा जाए। लेकिन सर अगर चांसेस देखे जाएं तो सर इसकी शायद ज्यादा हैं। इन 2 को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ऊपर एनपीओ का एरिया अगर अच्छे से तैयार करोगे, ऊपर का पूरा ऐसा तैयार हो जाएगा, फ्रेमवर्क देख लीजिएगा। और नीचे वाले उसमें से सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देख लीजिएगा। उसके लिए आप तैयारी तो करके जाएंगे, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए, लेकिन नीचे वाले 2 को आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि इन दोनों से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो, आपकी जो है वो स्पीड टेस्ट हो। तो इन दोनों को देख के जाइएगा। रेशोज पे कमेंट्री खुदा के वास्ते जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है उसको देख लीजिएगा, ताकि आप जो है वो चीज़ों को असेस करके उस पर जवाब लिख सकें, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर जो तीसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। सर इस पे 2 एरियाज हैं पोटेंशियली जिसपे बड़ा क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। ये दिमाग में रखिएगा कि सर ये वो एरिया है तो 25 से 35 नंबर का, लेकिन सर ये आमतौर पे फुलिस्ट पे टेस्ट होता है, तकरीबन 32-35 नंबर पे ही टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है जी। तो इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा, देख के जाइएगा। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एक तगड़ा सवाल बन के आ सकता है, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मिला के, जिसमें बैक एंड फोर्थ चीजें चेंज हो रही हो। मे बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग के अंदर आ जाए आईए सेट के साथ मिला के, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। और सर हमारे पास एग्रीकल्चर, ये भी एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसपे शॉर्ट 8 नंबर का सवाल टेस्ट हो सकता है, ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है जी। इनमें 8-8 नंबर वाले एरियाज जो है ना, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट और एग्रीकल्चर सर ये दोनों इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देख के जाइएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एक तगड़ा सवाल भी आ सकता है शायद, ऐसा है। अच्छा जी, अब अगर मैं
अपना हिसाब किताब देखूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तैयारी इस तरह करता कि ऊपर वाले टॉपिक्स में से एनपीओ को बहुत अच्छे से तैयार करता, फ्रेमवर्क को अच्छे से तैयार कर लेता, मेरे कम से कम 30 नंबर जो है वो इस एरिया से पक्के हो जाते। इस एरिया में मैं कैश फ्लोज और रेशोज को बहुत अच्छे से तैयार करके जाता और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 को मैं इस तरीके से देख लेता कि एक्सपेक्ट करता कि इससे शॉर्ट सवाल आएगा और तैयारी में अच्छे से करके जाता और तगड़े कॉन्सेप्ट्स अपने बना के जाता। नीचे वाले एरियाज में से जो बॉटम पे 3 हैं सर, इनको मैं बहुत अच्छे से तैयार करता, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वालों को मैं इस तरीके से देख के जाता कि सर मैं पास्ट पेपर के सारे सवाल सॉल्व कर सकूं, ठीक है जी, जो अब तक आए, ठीक है जी। तो याद रखिएगा सर, ये सारे टॉपिक्स अगर देखे जाएं तो 5 और 4 9 और 3 12 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है जी, सॉरी ये 13 टॉपिक्स हैं टोटल। और इन 13 में से सर तीनों एरियाज में से एक एक लॉन्ग शायद टेस्ट हो जाए। ऊपर में से जो है वो एनपीओ टेस्ट हो सकता है, नीचे वाले में से इन 2 में से शायद कोई एक टेस्ट हो जाए, और नीचे वालों में से सर तो पीपी का नोट आ जाए शायद बनाने के लिए, सर नहीं तो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है विद गवर्नमेंट ग्रांट एंड एग्रीकल्चर, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं। डन है जी। एक से अब आगे जाते हैं और हम देखते हैं सिलेबस के वो की एरियाज जिस पे आपको काम करने की जरूरत है, जिसको आप अच्छे तरीके से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम डिटेल में देखने जा रहे हैं सिलेबस के वो एरियाज जिन पे आपने बहुत अच्छा काम करना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक सिंगल एरिया भी सिलेबस का नहीं छोड़ना। सर ये वो एरियाज हैं जिस पे आपने ज्यादा अच्छे से काम करना है, ठीक है जी। सर अगर आप IAS 8 की तैयारी करने बैठें तो आप जरूर देख लीजिएगा कैपिटलाइजेशन के एरर्स। कैपिटलाइजेशन के एरर्स का मतलब यह है कि एसेट कैपिटलाइज होना था, नहीं हुआ, नहीं होना था, हो गया। इस पे IAS 8 के एरर्स के सवाल देख लीजिएगा और एरर नोट और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट जरूर देख लीजिएगा। डन। इसी तरह सर हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड पॉलिसी का चेंज, फीफो से वेटेड एवरेज पे आना, वेटेड एवरेज से फीफो पे आना, इसका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, सर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स अच्छे से देख लेना। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर रिकॉर्ड हुई कॉस्ट मॉडल पे, सब्सिक्वेंटली हम इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। फेयर वैल्यू पे थी, एग्जामिनर कह रहा है कि इसको कॉस्ट पे ले जाओ, आपने वहां जवाब देना है कि सर ये सही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कहता है कि जब पॉलिसी का चेंज आए तो आप बेहतर इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो तो हम कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे तो आ सकते हैं, फेयर वैल्यू से कॉस्ट के ऊपर नहीं जा सकते। ये अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बेड डेट्स के एस्टिमेट्स देख लीजिएगा कि एस्टिमेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। तो बेड डेट्स की पुरानी प्रोविजंस में अगर एग्जामिनर कहे कि वो अंडर प्रोवाइडेड थे, इग्नोर कर देना, सिर्फ करंट ईयर की प्रोविजन को देखना, उसको अगर एडजस्ट करना है तो कर लेना। फिर यूजफुल लाइफ और रेजल वैल्यू की चेंजेस आ सकती हैं कि स्टार्ट ऑफ दी लाइफ पे एसेट की हमने सोचा कि जी रेजल वैल्यू एक्स अमाउंट होगी, बाद में पता चला कि एक्स प्लस वाई है या सर एक्स माइनस वाई है, कम हो गई या बढ़ गई, तो हमने उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना, प्रोस्पेक्टिवली करना है। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो रहा है, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। फिर सर ये सारे एरियाज आपने IAS 8 में देख लेने हैं। अच्छा, IAS 8 में एक बहुत ही जबरदस्त एरिया है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, वो है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एरिया, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एरिया का मतलब यह है कि रीवैल्यूएशन गलत हो गई, नहीं रिकॉर्ड हुई, मिस कर गए। सर करंट ईयर में भी हो सकता है और ये प्रायर ईयर में भी हो सकता है। अच्छा, करंट ईयर टेस्ट हो चुका है एक दफा, ठीक है जी। करंट ईयर में रीवैल्यूएशन नहीं की स्टार्ट पे, एंड पे आके बगैर रीवैल्यूएशन के डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। फिर एग्जामिनर कह रहा है भाई ये तो गलत किया है, तो आपने एक तो रीवैल्यूएशन डाली, फिर जो डेप्रिसिएशन है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट की, ये सवाल आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि काम लास्ट ईयर हुआ था और अब उसको सही करो। बहुत मुश्किल है कि टेस्ट हो, क्योंकि प्रायर ईयर में जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चेंजेस जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि इस लेवल पे टेस्ट हो सकती हैं। लेकिन मैंने एक सवाल जो है वो दिया आपको, अब देख के जाइएगा, ये अच्छे से देख लीजिएगा। डन। अच्छा, फिर जब आप फ्रेमवर्क को तैयार करने बैठें तो अल्लाह के वास्ते फ्रेमवर्क मैं समझता हूं इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। कैपिटल मेंटेनेंस के एरिया को बहुत अच्छे से देखना। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है, इसको अच्छे से देख लेना। इसमें किस तरीके से चीज़ें इंकॉर्पोरेट की जाती हैं, इन्फ्लेशन कैसे इंकॉर्पोरेट की जाती है, स्पेसिफिक, जनरल, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा, ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन है 20 मिनट की मेरी एक वीडियो, वही देख लेना बहुत है। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा जा सकता है, फेयर वैल्यू पे रखा जा सकता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा जा सकता है, NRV पे रखा जा सकता है। ये सारे मेजरमेंट मॉडल एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए देख लेना, और जो बाकी की जनरल थ्योरी है उसकी समरी बना के अच्छे से उसको देख लेना,
उस पर थ्योरी के सवाल आ सकते हैं कि भाई बताओ एक फला फला एसेट है, ये कैपिटलाइज हो सकता है या नहीं, हमारा एक एम्प्लॉई है वो कैपिटलाइज हो सकता है या नहीं, या मैंने मिसाल के तौर पर अपने एम्प्लॉई की ट्रेनिंग करवा दी, उससे वो ज़्यादा स्किलफुल हो गया, तो क्या वो कैपिटलाइज हो सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है जी, इसके रीजंस देख लीजिएगा। फ्रेमवर्क पे 2-2.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा, ये आपको आराम से इंशाल्लाह ताला अगर टेस्ट हुआ तो 8 नंबर आपको निकाल के दे देगा। डन। कैश फ्लोज, सर कैश फ्लोज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों देख के जाइएगा। ठीक है जी, इनडायरेक्ट मेथड पे प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड पे 2-3 सवाल अच्छे देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में फर्क है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड के 2-3 सवाल देख लेंगे और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें नॉन कैश आइटम्स को कैसे एडजस्ट करना है, ये अगर आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला आपके मामला बिल्कुल सेट हो जाएंगे। स्टॉक का अकाउंट बनाना, रिसीवल्स का अकाउंट बनाना, ये इसमें अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जिसमें कैश फ्लोज का डाटा दिया हुआ हो, गलत कैश फ्लो बना हुआ हो और वो आपको कहे कि इसको सही करके दो, तो इस तरह का सवाल भी पास पेपर्स में टेस्ट होते हैं, अच्छे से देख के जाइएगा। अच्छा जी, पीपी, सर पीपी जो है वो अगर टेस्ट होता है, मेरे हिसाब से सर पीपी पे अच्छा तगड़ा सवाल अगर टेस्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो एक्सट्रैक्ट्स का आ सकता है या नोट का आ सकता है। ठीक है जी, और अच्छे चांसेस ये हैं कि पीपी टेस्ट हो जाए से मिसाल के तौर पर उसके साथ सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ अगर टेस्ट हुआ पीपी तो सर इस पर एक अच्छा लंबा तगड़ा सवाल आ सकता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि एक पीपी था, वो सब्सिक्वेंटली आईपी बन गया, उसको मूव करके दिखाओ, एक नोट से दूसरे नोट में ले जाके दिखाओ, और एक आईपी था वो बाद में पीपी बन गया, तो उसको एक नोट से दूसरे नोट में ले जाके दिखाओ। तो ये दोनों चीजें टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, पीपी के क्वेश्चन के साथ गवर्नमेंट ग्रांट भी टेस्ट हो सकता है, पीपी के क्वेश्चन के साथ इंपेयरमेंट भी टेस्ट हो सकता है, थोड़े थोड़े नंबर के लिए, लेकिन मेरा अपना हंच ये है कि अगर पीपी टेस्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ टेस्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, याद रखिएगा, नोट देख लीजिएगा इसके ऊपर, जिसमें रिक्लासिफिकेशन आ रही हो कि सर पीपी से आईपी, आईपी से पीपी, इन्वेंट्री से आईपी, आईपी से इन्वेंट्री, अच्छे से देख लीजिएगा सर, और डेट्स देख लीजिएगा कब कब जो है वो आप बैक एंड फोर्थ आईपी में आ जा सकते हैं। ट्रिगर क्या है, आप पीपी से आईपी में कब आते हो, आईपी से पीपी में कब जाते हो। ठीक है जी, आप पीपी से आईपी में आते हो जब आप विकेट कर देते हो प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, और आईपी से पीपी में आते हो जब आप निकल के डेवलपमेंटल स्टेप्स करना शुरू कर देते हो। आप इन्वेंट्री से आईपी में जा सकते हो सर जब आप फिजिकली जो है वो रेंट आउट कर दो चीजों को, और आप आईपी से इन्वेंट्री में वापस आ सकते हो जब आप सर डेवलपमेंट शुरू कर दें इस नियत से कि मैंने इसको बेचना है। ठीक है जी, फिर थ्योरी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जॉइंट यूज प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है जी, हमारे पास एंसिलरी सर्विसेज क्या होती हैं, ये सारे मामलात भी देख लीजिएगा। फिर रिक्लासिफिकेशन की जनरल एंट्रीज भी देख लीजिएगा, अगर नोट देख रहे हैं आप साथ साथ में जनरल एंट्रीज भी देख लीजिएगा। अच्छा, आईएस 8 के साथ इसका एक अच्छा सवाल आ सकता है, जिसमें दो किस्म के सवाल आ सकते हैं। एक आईपी से कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे जाना, जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ सकता है। फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आने पर आपको ये लिखना होगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज जो आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि एक आईपी थी, गलती से पीपी में ट्रांसफर हो गई और हम उसको डेप्रिशिएट करते रहे। अब आपने सर वो पीपी से आईपी में लेकर आना है, पूरी डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, फेयर वैल्यू का गेन बुक करना है। अच्छे से एरिया देख लीजिएगा, इस पर टेस्टिंग हो सकती है अच्छे नंबर्स के लिए। एनपीओ, सर इस दफा के लिए एक लंबा सवाल एनपीओ पे टेस्ट हो सकता है। आमतौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो टेस्ट होता रहता है। इस दफा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट रिजर्व्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टेस्ट हो जाए और स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स मांग ले। तो हम सबको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में हमारा जनरल फंड आता है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर हमारा एंडाउमेंट फंड आता है, और स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर हमारा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड आता है। हमारा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं आता, वो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी के तौर पे आता है। अच्छे सवाल देख लीजिएगा, इस पे थ्योरी के सवाल भी आ सकते हैं, जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ हमारे पास इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट क्या है, सर इंपेयरमेंट कब आ सकती है एनपीओ के एसेट्स के अंदर। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि सर मिसाल के तौर पर जो इवेंट्स एनपीओ कराती है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, सर हमारे पास जो लाइफ टाइम फी है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ये देख लीजिएगा, देख के जाइएगा अच्छे से। ठीक, फिर गवर्नमेंट ग्रांट, इस पे सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है कि बताओ ये गवर्नमेंट ग्रांट है या ये जनरल असिस्टेंस है, या हमारे पास ये एक ऐसी चीज है जिसपे
कोई डिस्क्लोजर नहीं करना, ठीक है जी। एक जनरल गवर्नमेंट का जो है वो स्टेप है इन ऑर्डर टू इंप्रूव ट्रेडिंग कंडीशंस, ये देख के जाइएगा। अच्छा, फिर ऐसा हो सकता है कि एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली हो, नॉमिनल वैल्यू पे एसेट चल रहा हो, गवर्नमेंट रीपे करवा दे ग्रांट, कोई गलती हो गई हो हमसे, कोई नॉन कंप्लायंस हो गई हो और वो रीपे करवा दे, और फिर क्या हो सर, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ जाए एसेट, ये देख लीजिएगा। ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स, जो बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं उनकी ग्रांट इनकम पूरी कंडीशन होने के बाद एंड पे आके रिकॉर्ड होती है इनकम के तौर पे, ये देख के जाइएगा, ठीक है जी। IAS 41 का हिस्सा है, वहां देख लीजिएगा अच्छे से। इस पे एक अच्छा सवाल टेस्ट हो सकता है या ये इसका पार्ट बन के आ सकता है, यानी ये वाला जो ग्रांट का क्वेश्चन है ये मेन क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, ऐसा है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर हम। सर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स लास्ट टाइम 20 नंबर का टेस्ट हुआ है, अगर इस पे सवाल आया तो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। अगर बड़ा सवाल है, छोटा सवाल इस पे आ सकता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या बैलेंस शीट उठा के पूछ ले, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल अकाउंट्स पे एक सवाल आए लंबा चौड़ा, लेकिन उसके अंदर जो है वो एग्जामिनर उठा के IAS 20 टेस्ट कर ले, बोरोइंग कॉस्ट टेस्ट कर ले, यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के जो 8-8 नंबर है ना, 5-5 नंबर के एडजस्टमेंट्स डाल के 4-5 एडजस्टमेंट्स के साथ एक 20 नंबर का सवाल पूछ ले, ये हो सकता है। लेकिन वो फाइनल अकाउंट्स का सवाल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो उन स्टैंडर्ड्स का सवाल होगा जो आप देख के जाते हैं। बैलेंस शीट पीएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हो ना आमतौर पे, बोरोइंग कॉस्ट में, गवर्नमेंट ग्रांट में, इंपेयरमेंट में, तो वो टेक्निकली इसको फाइनल अकाउंट्स के सवाल में डाल के पूछ सकता है, ठीक है जी। तो घबराना नहीं, वो फाइनल अकाउंट्स नहीं होगा, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, आंखें खोल के सवाल देख लेना, ठीक है जी। ये नहीं देखा फाइनल अकाउंट गए 20 नंबर, नहीं, उसके अंदर एक एक एडजस्टमेंट एक एक स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगी और टेक्निकली वही जो एक्सट्रैक्ट्स हम बनाते हैं वो बनाने होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। इंपेयरमेंट पे सर क्वेश्चन लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। अगर दोबारा टेस्ट हुआ तो इंपेयरमेंट रिवर्सल इंपेयरमेंट की टेस्ट हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, इंपेयरमेंट हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इंपेयरमेंट नहीं होती, ठीक है जी, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इंपेयरमेंट नहीं होती है, फैक्ट याद रखना, थ्योरी में पूछा जा सकता है ये। अच्छा, एक सवाल और आ सकता है कि इंपेयरमेंट प्लस रिवर्सल इन केस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट, ये देख लीजिएगा सर। इसमें मेरी YouTube पे वीडियोस भी है, मैंने क्लास में भी करवाया, वह YouTube वाली एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा इसके नीचे, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट सर इस पे एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिक जनरल बोरोइंग का, या ये IAS 16 का पार्ट बन के आ सकता है, या किसी फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट के तौर पे टेस्ट हो सकता है। स्टैंडर्ड पूरा देख लीजिएगा, इसमें कोई मसले वाली बात। एग्रीकल्चर इस दफा के लिए अगर 8 नंबर के सवालों में देखा जाए, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें रिकंसिलिएशन वो पूछ सकता है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का, बायोलॉजिकल एसेट्स का, जिसमें हम बायोलॉजिकल एसेट्स की जो ग्रोथ होती है उसको 200 में डिवाइड करते हैं, फेयर वैल्यू की ग्रोथ और हमारे पास जो साइज और फिजिकल ग्रोथ आती है उसमें हम जो है वो टोटल इंक्रीज को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा साइज में इंक्रीज और फेयर वैल्यू में इंक्रीज, ये दोनों चीजों को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। और सर इस पे अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, बायोलॉजिकल एसेट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होते हैं, सब्सिक्वेंटली किस पे रिकॉर्ड होते हैं, कब कॉस्ट और फेयर वैल्यू एक जैसी होती है, ठीक है जी, बेयर प्लांट्स क्या हैं, इस तरह की चीजों पे थ्योरी के सवाल आ सकते हैं। ये मैंने सामने सर इंटायर कोर्स मैंने रख दिया है आपके सामने, आप इसमें से की एरियाज जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए हैं इन पे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे रिविजन प्लान के ऊपर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, मैं आपके सामने एक डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रेटजी रख रहा हूं, आपने उसको रिलीजियसली फॉलो करना है अगले 35 दिन तक। देखिए, आप सबसे पहले काम करें, आप जब अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेना, आप रिवीजन करने बैठें, शुरू में वो स्टैंडर्ड्स उठाएं जो एसेट से रिलेटेड है, IAS 20, IAS 36, IAS 23, IAS 40, IAS 16, ये 5-6 स्टैंडर्ड्स अपने क्लास के रजिस्टर से कवर कर लें, चाहे आपने किसी भी टीचर से पढ़ाओ। जब वो रजिस्टर कवर हो जाए ना, क्लास का काम कवर हो जाए ना, कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए और क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं सर ने, चाहे वो पास पेपर के हो चाहे वो किसी चीज के हो, वो कवर हो जाएं, फिर इसके बाद आपने उठाना है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूं। अब इन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से आपने, ये पास पेपर्स की लिस्ट है, एक डिटेल ट्रेंड एनालिसिस मैंने बनाया, उसमें मैंने सर कुछ आइडेंटिफाई किया, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ गुड हैं। आपने इस लिस्ट में से कम सारे गुड क्वेश्चंस कवर करने, ठीक है जी। और वो लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूं सर, वो इस तरह की है, जैसे एक टॉपिक है सर जिसमें अच्छा ये अटेम्प्ट वाइज बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए, ठीक है। ऐसे एक टॉपिक है हमारे पास, मिसाल के तौर पर
एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें जैसे मार्च 22 का क्वेश्चन है जिसमें आइए 16 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूछा गया है, आसान सवाल है, डिफरेंसेस पूछे गए हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। मार्च 22 का एक और सवाल है जिसमें IAS 23 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एक केस दी हुई हैं, 2 अजम्पशंस दी हुई हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। ये पूरी डिटेल्ड जो है ना वो एक फाइल है, हर टॉपिक पे मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इजी, गुड, एवरेज। आपने कम से कम इसमें सारे के सारे गुड क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं आपको इसी वीडियो के साथ जो है वो एक लिंक दे रहा हूं गूगल ड्राइव का, उसमें मैं डाल दूंगा। 5 स्टैंडर्ड्स पहले आपने कवर किए रजिस्टर से, फिर आपने सर इससे रिवीजन शुरू की इस लिस्ट से, और साथ साथ आप अपने जो है वो क्लास रजिस्टर से अगला 6वां 7वां टॉपिक पढ़ते जा रहे हो। लेकिन सर इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से आप सवालात भी साथ साथ करते जा रहे हो। सर 2 मॉक्स होंगे वो आपको मैं दूंगा सर, ठीक है जी। 2 मॉक एग्जाम्स होंगे, वो इसी फोल्डर में डाल दूंगा जिसका लिंक नीचे गूगल ड्राइव में। ये आपने जब करना है जब आपकी तैयारी 80% हो चुकी हो, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, 80% तैयारी हो चुकी हो उसके बाद करना। आप इसके लिए डेट रख लें कि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे से 5 अगस्त के आसपास, ठीक है जी। फिर कुछ 5-6 सवाल मैं आपको दे रहा हूं मिक्स स्टैंडर्ड्स के, ये देख लीजिएगा। 5-6 सवाल हैं जिसमें 2-3 स्टैंडर्ड्स मिला के मैंने जो है वो सवाल बनाए हुए, वो मैं आपको दे देता हूं। अच्छे सवाल हैं, विद सॉल्यूशन आपको दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आपने रोज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी रोज आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, रोज। और ये प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे इसे मिसाल के तौर पर 20 जुलाई से ये आप शुरू करेंगे, चाहे आपने इन टॉपिक्स को कवर किया है या नहीं किया है। आप रोज एक सवाल उठाएंगे एनपीओ का, एक सवाल उठाएंगे फाइनल अकाउंट्स का, इन दोनों में से कोई एक सवाल। क्लास का लेक्चर खोलें, क्लास का एक सवाल उठा लें, पास पेपर से एक सवाल उठा लें। खुदा के वास्ते आपने 20 जुलाई के बाद रोज एक सवाल, एक दिन एनपीओ का, एक दिन फाइनल अकाउंट्स का, एक दिन एनपीओ का, एक दिन फाइनल अकाउंट्स का। इसी तरह एक दिन कैश फ्लोज, एक दिन रेशोज, एक दिन कैश फ्लोज, एक दिन रेशोज। यानी आपने एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स में से रोज एक सवाल करना है, कैश फ्लोज और रेशोज में से रोज एक सवाल करना है, ठीक है जी। फिर आईपी और पीपी के नोट्स जो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उनसे रोज एक सवाल करना है। ये 3 सवाल आपको रोज करने हैं। आप 20 की जगह 25 जुलाई कह लें, ठीक है जी। 25 जुलाई से काम शुरू कर लें जब आपने क्लास का रजिस्टर कवर कर लें। रोज 3 सवाल आपने करने, एक दिन एनपीओ फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है जी, उसी के साथ कैश फ्लोज या रेशोज का, उसी के साथ आईपी या पीपी के नोट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। इन 3 टॉपिक्स में से एक एक सवाल रोज करना है, रोज करना। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर जिनको आपने कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी 80% हो जाएगी। ऐसा है मेरे बच्चों। एक स्टेप और आगे बढ़ते मैं आपको जनरल कुछ गाइडेंस देने जा रहा हूं, ठीक है जी। वो आपने जो है फॉलो करनी है, लेकिन आपने रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसे ही रखनी है, ठीक है जी। सर मेरे सामने कुछ की टिप्स हैं, खुदारा इन टिप्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। ये शायद आपके अगले 35 दिन में रिवीजन स्ट्रेटेजी में आपको बहुत हेल्प आउट करें। पहली चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये कैफ की पहली अटेम्प्ट है। ये पीआरसी नहीं है, अल्लाह के वास्ते जहन में डाल दें, ये पीआरसी नहीं है कि आपने किसी टीचर का असाइनमेंट पकड़ा, उसमें से आपने जो है वो कुछ 200-150 एमसीक्यू सॉल्व किया एंड यू आर रेडी फॉर द पेपर और तुम पास भी हो गए। ऐसा नहीं होगा इधर। आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है जी, उन पे पास पेपर्स कवर करने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो आगे जा रहे होते हैं तो पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे होते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, गए सब भूल गए। खुदा के वास्ते चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये आपकी पहली अटेम्प्ट है, मेरी आखिरी अटेम्प्ट में भी मेरा यही हाल था। अगर आपने ये पैनिक मैनेज कर लिया, ठीक है जी, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो चीज़ आपने पढ़ी होती है अल्लाह एग्जाम में याद दिला देता है। टेंशन नहीं लो। पैनिक आया यार, वो डिप्रिसिएशन तो भूल ही गया मैं, कोई टेंशन नहीं, उठा के एक सवाल सॉल्व कर लिया। पैनिक में आओगे, आगे के दिन भी खराब करोगे। ये नहीं सोचना कि पीछे जो चीज़ पढ़ी तो भूल गए, नहीं, एक एक सवाल करोगे, सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। ना भी आए तो टेंशन मत लेना, अल्लाह ताला पेपर में याद दिला देता है। पेपर में दुरूद शरीफ पढ़ना, आप यकीन करो इतना पावरफुल जो है ना वो ये दुरूद शरीफ, अल्लाह ने इसमें इतनी पावर रखी है कि सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है जी। फिर याद रखिएगा सर, एक क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर जो 20 नंबर का है, इसमें एग्जामिनर ने आमतौर पर 20 से ज्यादा मार्क्स रखे होते हैं, 22-23 मार्क्स रखे होते हैं। तो अगर आप एक आध गलती भी कर देते हो तो बाज़ औक़ात 2-3 गलती भी कर देते हो तो बाज़ औक़ात आपको 19-20 नंबर उसमें फिर भी मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, आधा सॉल्व हो रहा है,
50% सॉल्व हो रहा है भाई, 50-60% अगर सॉल्व हो रहा है, दिस इज मोर देन इनफ, उससे 60-70% मार्क्स निकल आएंगे। ठीक है जी, अल्लाह के वास्ते पैनिक मत करना, तैयारी अच्छे से रखना। और अगर तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो, बहुत ही फंस गए हो तुम, तो सर बेर मिनिमम जो क्लास का काम है ना वो करके चले जाना। भले तुमने कुछ और किया हो ना किया हो, क्लास में जो चीजें हमने कवर कराई हैं बेर मिनिमम वो करके जाना, इंशाल्लाह तब भी पास हो जाओगे। ठीक है जी, मैं आपको फिर बता दूं, कॉन्फिडेंस 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 एंड गुड प्रिपरेशन, ये 4 एलिमेंट्स हैं। 3 कॉन्फिडेंस, 1 गुड प्रिपरेशन। ठीक है जी, आप आराम से पेपर पास कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर दूं, क्लास वर्क अच्छे से करना है, पैनिक नहीं होना, हर सवाल कोशिश करना है कि 60-70% सेट हो जाए। क्लास रजिस्टर को फोरमोस्ट रखना है, प्राइमरी सोर्स रखना है। फिर मैंने जो आपको लिस्ट दी आपने उससे जो है वो चीजें सॉल्व करनी। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो मेरे बच्चों, इंशाल्लाह यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। और ये 35 दिन इसी रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ आप गुजारें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत जो है वो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर रिपीट कर दूं, यू विल नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक बिकॉज कि यार ये 8 नंबर का है, यार ये लास्ट टाइम आ चुका है। नहीं 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 नहीं, कंप्लीशन पूरी पूरी होनी चाहिए। डन है जी, इसी कमिटमेंट के साथ कि इंशाल्लाह तुम पूरी मेहनत करोगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आए। खुश और आबाद रहे मेरे बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह आपको जो है वो लाइन क्रॉस कराए, माँ बाप की दुआएं लेते रहे, खुश और आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।